नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की नीतियों और प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो भारी उद्योग और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। मेघवाल साहब, आपका कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। श्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान सरकार में लंबे समय तक अधिकारी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। आइए देखते हैं कि एक अधिकारी का राजनेता बनने तक का सफर कैसा रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देकर श्री अर्जुन राम मेघवाल 2009 में पहली बार सांसद चुने गए। बीकानेर से ताल्लुक रखने वाले मेघवाल जमीन से जुड़े नेता हैं, इसीलिए इनकी बोली में बीकानेरी मिठास और पहनावे में राजस्थानी झलक दिखाई देती है। 2014 और 2019 में भी बीकानेर के मतदाताओं ने श्री मेघवाल पर ही भरोसा जताया। 2013 में आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से भी नवाजा गया। पिछली सरकार में आपने लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक से लेकर वित्त राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री तक का कार्यभार संभाला। मौजूदा सरकार में श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य एवं भारी उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में संसद के सभी सत्र बहुत लंबे लंबे चले हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से संसद के सत्र चले और कैसे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के दोबारा सत्ता संभालने के बाद संसद के पहले सत्र में कई रिकॉर्ड बने। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार रात 11 बजे तक चली। कोरोना के कारण बजट सत्र को तय समय से पहले ही समाप्त किया गया। बावजूद इसके एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में संसद की कुल 84 बैठकें हुई, जिनमें से तकरीबन 64 विधेयक पास हुए। इन विधेयकों में 3 तलाक, धारा 370 और सीएए जैसे महत्वपूर्ण बिल पास हुए। भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतना कार्य नहीं हुआ। मेघवाल साहब, संसद को लेकर एक ऐसी छवि थी कि सांसद संसद में जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सांसदों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया और साथ में जो संसद के सत्र हैं वो आधी रात तक उनमें काम हुआ। कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इस देश की कृपा से या आशीर्वाद से 2019 में भी उससे ज़्यादा बहुमत से बने। 2014 में जब बने और उसके बाद चीज़ें आई तेज़ी से, एक्ट, पुराने कानूनों को समाप्त करना, नए अच्छे अच्छे कानून बनाना, कोई सेक्टर हो, तो जनता को लगा कि संसद में भी काम होता है, काम उस ढंग का होने लग गया जिसकी कल्पना कभी संविधान निर्माताओं ने की थी जी। और 2019 में आते ही पहला सत्र आप देखिए कितना तो महत्वपूर्ण सत्र रहा। उस सत्र में सारी चीजें क्लियर होती है। धारा 370 भी, आपका सीए और आपका 3 तलाक जैसे जी, और भी कई बिल इम्पोर्टेंट। तो ये इतना महत्वपूर्ण जो काम की जो रफ्तार, ये इसलिए आ पाई कि एक तो अनुशासन पार्टियों में भी बनाने का मोदी जी प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब सत्र शुरू होता है तो आल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और आल पार्टी मीटिंग में वो पूछ लेते हैं भी आपके इशू बता दो, आपके इशू पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का एजेंडा ये हमारा रहेगा। तो उसके बाद उनका जो जिसको हम फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं जी, संसदीय कार्य मंत्री के नाते, संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते, हमारे चीफ विप और दूसरे पार्टियों के भी जो लीडर हैं, फ्लोर लीडर जिसको बोलते हैं हम, या उनके विप हैं, उनके साथ भी हम बैठते हैं और फिर हम कहते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है बताओ। मतलब विश्वास में लेने का कार्य। यस, विश्वास में। और फिर कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर फ्लोर मैनेजमेंट। भाई जो दल हमारे साथ नहीं है लेकिन वो हमारी बात को दबी जबान से ठीक मानते हैं, उनको हम कहते हैं फिर आप वोट क्यों नहीं देते हो हमें। तो ये जो विषय आता है ना, और ये देश हित में है जी, बिल्कुल। कोई भी हम निर्णय ले रहे हैं वो सब देश हित में, इसलिए ये काम भी ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोग बैठे भी और इसमें सबका सहयोग।
लेकिन जैसे हमने जिक्र किया, सीए का जिक्र किया, 370 का या 3 तलाक का, सहयोग के आस में तो विरोध भी काफी रहा लोगों का। मतलब किसी ने खुल के विरोध नहीं किया, किसी ने खुल के विरोध भी किया, तो सब लोगों को जो फ्लोर मैनेजमेंट की आपने बात की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो कंफ्यूज ही हो गई, करना क्या है 370 में, और आपका सीए के संबंध में भी कंफ्यूज थी। ठीक है, बाद में इन्होंने देखा कि अच्छा मुद्दा है तो कई जगह उन्होंने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के साथ जो दल थे उनमें भी टूटन थी। ये ध्यान रखना पड़ता है संसदीय कार्य मंत्री के नाते भी हमें कि कौन सी पार्टी जो हमारे सरकार के विरोध में है वैसे जी, लेकिन इस मुद्दे पे वो सरकार के साथ आ सकती है। ये इसको फ्लोर मैनेजमेंट बोलते हैं। या उसके कुछ लोग साथ आ सकते हैं, और या उसके नहीं, वो दल भी आ सकता है, उसके लोग भी आ सकते हैं। इसको फ्लोर मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि पता भी चल जाता है ना चीज़ों का। कोई एब्सेंट हो गया वोटिंग से, नहीं, अपसेंट वाला तो वो उनके दल का काम है जी लेकिन हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं कि उसको हम कहते हैं भी इसमें दिक्कत क्या है बताओ, जी और ऐसा करके हम वोट लेने की कोशिश करते हैं, लिए भी हमने। जी। मतलब लेकिन एक चुनौती का आपको जो जब संसद का सत्र शुरू होगा आपको सामना करना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उसको लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। देखिए, अभी जो आर्टिकल आ रहे हैं, देखिए 12 मई 2020 का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है, जिसको हम राष्ट्र के नाम संदेश कहते हैं, जी वो अपने आप में अद्भुत है। और उसमें उसके बाद 5 दिन लगातार वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने पैकेज की 20 लाख करोड़ की घोषणा की मीडिया के सामने, जैसा आपका जिक्र करते हैं। इसमें कांग्रेस ने आलोचना करनी शुरू की है, माना। वो कहते हैं इसमें लॉन पार्ट ज़्यादा है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 विषय होते हैं, एक तो फिजिकल मैनेजमेंट होता है, एक मॉनेटरी मैनेजमेंट होता है। मैं पी चिदम्बरम साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, उसको आप यूँ इग्नोर नहीं कर सकते। और मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मैनेजमेंट लेकिन मॉनेटरी मैनेजमेंट भी किया है। आप गेहूँ दे रहे हैं, वो क्या सीधा नहीं जा रहा है? डीबीटी के माध्यम से हम ओल्ड एज को जो पेंशन दे रहे हैं, क्या वो सीधी नहीं जा रही है? हम मजदूरों को जो पैसा दे रहे हैं वो सीधा नहीं जा रहा। वो मॉनेटरी मैनेजमेंट भी है और फिजिकल मैनेजमेंट भी है। राज्यों की हमने जो सीलिंग थी 3%, उसको बढ़ा के हम 5% कर रहे हैं। हम जो एमएसएमई सेक्टर में जो 3 लाख करोड़ का, एक ही सेक्टर में 3 लाख करोड़ का वर्किंग कैपिटल, उनको जिनका कर्ज है, जिनके ऊपर उनको लोन कोई दे ही नहीं रहा था, उस कर्ज का 20% विदाउट गारंटी, क्या ये फायदा नहीं है? ये हर सेक्टर में। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो पैकेज है वो 3 चीज़ों पे आधारित है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आप देखिए ईसी एक्ट, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, व्यापारी परेशान रहता था। कुछ लोग पूछते हैं भाई क्या है इसमें। अब मैं आता हूँ राजस्थान बीकानेर से, हमारे यहाँ मॉठ होता है। एक मैं उदाहरण कई बार देता हूँ, मॉठ होता है। मॉठ आपका ईसी एक्ट में वो स्टॉक सीमा तय कर देते हैं जी, और इंस्पेक्टर आज हावी हो जाता है, वो व्यापारी पे छापा डालता है। वही मॉठ दाल बनने के लिए दिल्ली आता है, और वो मॉठ भुजिया बनने के लिए वापस फिर बीकानेर जाता है, फिर बीकानेर जाता है, क्योंकि वो ईसी एक्ट आड़े आता है। तो ऐसे कई अड़चनें थी बिजनेस के सेक्टर में भी और कामों में भी। उस अड़चनों को भी दूर किया 20 लाख पे। ईसी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, 1955 का ईसी एक्ट है। पैकेज के साथ उसको जो है, हाँ, ऐसे कई चीजें सुधारी। अब जैसे कोयले में किया, आपका कोयला, आप देखिए कोयला हमारे यहाँ इतनी मात्रा में, और फिर भी कोयला हम इंपोर्ट करते हैं। अब किसी ने कैपेटिव पावर प्लांट के लिए कोयले की खान ले ली और बाद में उसने प्लांट नहीं लगाया, तो वो कोयला तो फालतू पड़ा है ना, उसके बोला यूज नहीं कर सकते। भी क्यों नहीं कर सकते? ये इसी पैकेज में सुधार कर दिया। कहने का मतलब ये है मेघवाल साहब कि आपका बड़ा एक प्रशासनिक अनुभव है। हमने आपका प्रोफाइल देखा तो पूरी तैयारी सरकार ने कर रखी है कि अगर किसी भी तरीके का विरोध संसद में होता है, बातें उठती हैं, तो सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक तरीके से उससे निपटा जाएगा। और आपके पास जो है एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है, भारी उद्योग। कोरोना संकट में चीन की जिस तरीके से छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है, और ये माना जा रहा है कि कुछ वहां से उद्योग धंधे बंद होंगे, भारत में उनको लाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, हैवी इंडस्ट्री में 2-3 तरह के काम मुख्य रूप से होते हैं जी, लेकिन जिसका जिक्र आपने किया वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या था कि हम BS4 से BS6 में आना ही था हमें 1 अप्रैल 2020 को। एक ये भी ट्रांजिशनल फेज था।
दूसरा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भी बढ़ना था, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। ये ट्रांजिशनल फेज चल ही रहा था, इस पीरियड में ये कोरोना आ गया। लेकिन अब बहुत से ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें श्याम भी है, एक्मा है, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो भारत का भविष्य बेटर मानते हैं। आपने सही कहा कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका इन्वेस्टमेंट चीन में है और वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं और भारत को भी देख रहे हैं। भारत में ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर भी जुड़ा हुआ, इन्वॉल्व है, शामिल है। जब सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर होगा तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट करने वाले यहाँ भी आएंगे, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आएंगे और जो हमारे PSU है उनमें भी आएंगे। मतलब वन विंडो फैसिलिटी देने का प्रावधान ऐसा है कि कोई भी अगर आता है तो उसको ज़्यादा अफसरशाही में या इंस्पेक्टरी राज में ना घुसना पड़े। रेड टेपिज्म को दूर करना ये भी पैकेज का पार्ट है। और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो मेक इन इंडिया को आगे चल के प्रमोट करेगा, हमारी इकोनॉमी को सुधारेगा और एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगा, हमारे इंपोर्ट बिल को कम करेगा, उसको सिंगल विंडो के माध्यम से या एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधा देना, ये पैकेज का पार्ट है। ये जो आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की और ये हाइब्रिड व्हीकल की हम बात करते हैं, कब तक आपको लगता है कि भारत जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएगा इसमें? देखिए, अभी जो हमने 64 सिटीज़ में 5,595 जो इलेक्ट्रिक बसें सैंक्शन की है, उसके टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। 2,500 के आसपास बसों का जो है काम जो बढ़ना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि इस दिशा में तेज़ी हम पकड़ रहे हैं और ये जो कोरोना का जो संकट समाप्त होने के बाद इसमें बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। मेरा एक सवाल हो जो मैं आमतौर पर करता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोरोना एक संकट की तरह लिया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलें। क्या आप सकारात्मक चीज़ देखते हैं अपने मंत्रालय में इस कोरोना काल में कि जो एक अच्छी बात कुछ हुई होंगी, उसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे? कई चीज़ें हैं साहब। ये नमस्ते, ये हम कितना ही प्रचार करते तो दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती क्या? ये भारतीय अभिवादन है, लेकिन अब हो गया ना, ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है। हमारा काटा सब जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये गमछा, हमारे पुरखों ने इसको सिखाया हमें भाई, अगर आपका ये वायरस अगर फैला हुआ है वातावरण में और अगर आपके शरीर पे मक्खी बैठी है तो आप हाथ से मत उठाइए, उस मक्खी को ऐसे उड़ाइए तो कांटेक्ट नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति है, इसका प्रमोशन नहीं हुआ क्या? ये उजला पक्ष नहीं है इस कोरोना काल। ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है, कोरोना काल के संकट के समय इकोनॉमी में लॉकडाउन तो, लेकिन लॉकडाउन तो कोई खाली भारत में हुआ ऐसा तो है नहीं, पूरे संसार में हुआ है। जब पूरे संसार में हुआ है तो जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है वो भारत के किसी कंपनी का भी कैंसिल हुआ है, इटली की कंपनी का भी कैंसिल हुआ है। प्रतिस्पर्धा तो है ही नहीं। हाँ, वो इसलिए बाद में जब उठेंगे तो भारत में इनहेरेंट पावर है उठने की, भारत में टैलेंट भी है, भारत में MSME सेक्टर की मजबूत जड़ें हैं और भारत में काम करने की लगन और निष्ठा है। और इस समय सही समय पर सही निर्णय लेने की नेतृत्व क्षमता भी भारत में। नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, तभी उन्होंने कहा 21वीं सदी का भारत हमें बनाना है। और ये जो संकट है, माना ये संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट को हम अवसर में बदलेंगे। इतनी ताकत से बात को कहना और लोग विश्वास कर रहे हैं, क्यों कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। कोई आप अपील करना चाहेंगे अपने लोगों से जो खास तौर से आपके मंत्रालय से जुड़े हैं, भारी उद्योग जगत से जुड़े हैं, कोई संसदीय कार्य मंत्री से मंत्रालय से जुड़े लोग हैं? देखिए बीच बीच में नैरेटिव चेंज होता रहता है। अभी एक विषय आया, पहले विषय था अभी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, लेकिन अब मैं अपील करता हूँ सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमें सतर्क रहना है, फेस कवर लगा के चलना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है, बस ये सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। मतलब लॉकडाउन में जो सीखना था वो सिखा दिया सरकार ने आप जी। लोगों ने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिंघल साहब। तो ये थे भारी उद्योग और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से संसद की कार्रवाई के अंदर वो अपना योगदान देते हैं, कैसे सांसदों को साथ लेकर चला जाता है और सांसद भी उत्साह से कैसे पूरी कार्रवाई के अंदर हिस्सा लेते हैं। साथ में उद्योग जगत को लेकर, खासतौर से भारी उद्योगों को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।